वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और जो कविता है आत्म परिचय, आज हम इस वीडियो में उसके सारे प्रश्न उत्तर को जानेंगे, चाहे वो PYQ हो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। तो अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इस वीडियो में जरूर होगा या वो यहीं से होगा। क्लियर है? अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे उसमें पहला चैप्टर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर पहले चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। और ये जो है काव्य खंड का पहला पार्ट है। पोयम में आपके पास सबसे पहली जो पोयम है वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय ही है। आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये दो जो है पहले ही चैप्टर की पोयम है, तो यहां से प्रश्न आ सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे प्रश्न उत्तर को समझना आप लोगों के लिए आवश्यक है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देख लोगे ना, सारे के सारे प्रश्न उत्तर अभी के अभी याद करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है आत्म परिचय कविता के कवि का क्या नाम है, क्योंकि इस बार MCQ भी आ रहे हैं तो क्या पता पूछ लिया जाए। तो आत्म परिचय कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन जी। याद रखना है, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय कविता के कवि हैं। याद हो गया? अब प्रश्न को समझिए। अक्सर आप लोग ना प्रश्न को नहीं समझते हो, तो प्रश्न घुमा के आता है, आंसर आपको आता होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वो ये पूछ रहे हैं। अब देखो प्रश्न क्या है। इस कविता में एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कही गई है, तो दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। अब देखो, वो कह रहे हैं कि आप जब ये कविता पढ़ोगे ना, तो इस कविता में एक तरफ तो कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मैं जग का ध्यान नहीं किया करता। तो विपरीत से लगते इन कथनों का क्या मतलब है? अब ये अपोजिट टाइप की नहीं लग रहे। अब जैसे कोई इंसान होता है ना, जैसे मैं बोलूंगा यार मेरे ऊपर ना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरी तरफ मैं कहूंगा अरे यार छोड़ो ना, मेरे भले से कुछ भी करें, तो तुम भी बोलोगे यार ये सर डबल बातें क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो कह रहे हैं कि सारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और अभी दूसरी तरफ कह रहे अरे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वही बात है, लेकिन समझो इसका मतलब क्या है कहने का। कवि का इसका मतलब यह नहीं है कि कवि को संसार की चिंता नहीं है। अभी मैं बताऊंगा। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये एक ही बात के दो पहलू हैं। देखो कैसे। एक तरफ तो कवि क्या कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, मैं जग का ध्यान नहीं किया करता। तो विपरीत से लगते इन दोनों कथनों का क्या मतलब है? तो पहले आप पहली लाइन लिखना, ये प्रश्न में लिखी हुई है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और डैश कर देना। यह प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। क्या मतलब है इसका? तो आप लिखेंगे कवि कहना चाहता है कि मैं संसार को बदलना चाहता हूं। भार का मतलब यह नहीं है कवि के सर के ऊपर तुमने इतना बोझ रख रखा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं लिखना और डैश कर देना और इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है? और आगे लिखना, कवि कहना चाहता है कि मैं इस संसार को बदलना चाहता हूं, मैं लोगों में प्यार बांटना चाहता हूं, मैं लोगों का भला करना चाहता हूं। ठीक है? मैं इस संसार को सुंदर बनाना चाहता हूं, मैं लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहता हूं, मैं लोगों के अंदर की बुराई को दूर करना चाहता हूं। देखो मैंने लिखे यहां पे 3 सेंटेंस है और बोल मैंने 6 सेंटेंस दिए। बात तो वही है, कितना सिंपल है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इसका मतलब है कवि संसार को बदलना चाहता है, कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है, कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है, कवि लोगों की नफरत को समाप्त करना चाहता है, कवि लोगों को आपस में करीब लाना चाहता है, कवि इस संसार को सुंदर, वही पॉइंट है। अब वो क्या कह रहा है, दूसरी लाइन को समझो, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। अभी उसने पहली लाइन में क्या बोला, देखो पहली लाइन दोबारा से पढ़ो। क्या कह रहा था, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। अब आपने इसको स्पष्ट कर दिया क्या मतलब है कि कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है, प्यार बांटना चाहता है, लोगों की नफरत को समाप्त करना चाहता है, सब लिख दिया आपने। संसार को सुंदर बनाना चाहता है। फिर वो क्या कह रहा है, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। अब इसका मतलब क्या है? देखो आप सोच रहे होंगे कवि ने तो पलटी मार दी, ऐसा नहीं है। अब देखो, कवि कहना चाहता है कि जब मैं लोगों में प्यार बांटता हूं,
कवि कहना चाहता है कि जब मैं लोगों में प्यार बांटता हूं तो कुछ लोग मेरी बुराई करते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसका मतलब कवि को लोगों की परवाह है। वो तो उन लोगों के लिए उसने ये बात बोली है कि जब कवि लोगों में प्यार बांटता है ना, जब कवि संसार को सुंदर बनाता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कवि की बुराई करते हैं। एग्जाम्पल, तुम चाहे कितने भी अच्छे इंसान हो ना, तुमको सब लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर तुमको 90% लोग लाइक करते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप बहुत अच्छे हो, लेकिन 10% लोग होंगे जो आपको लगेगा अरे बेकार ही है यार ये। आप सबको खुश नहीं कर सकते जीवन में, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, ठीक है। 10% लोग जरूर होंगे ऐसे जो आपकी बुराई करेंगे पीठ पीछे। तो वही कह रहा है कवि कि जब कवि संसार को सुंदर बनाता है, लोगों में प्यार बांटता है, तो कई लोग उसकी बुराई करते हैं, लेकिन कवि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। इसलिए उसने ये बात बोली है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। इसका मतलब वो उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता जो पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। अब आगे समझ में, अब तो समझ गया ना, कवि पलट नहीं रहा है, कवि पलटी नहीं मार रहा, कवि हकीकत में ही संसार को बदलना चाहता है। तो आप दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हो। आप कैसे? कवि कह रहा है कि वो संसार को सुंदर बनाना चाहता है, लोगों में प्यार बांटना चाहता है, लोगों के बीच की नफरत को समाप्त करना चाहता है, अमीर गरीब का भेद मिटाना चाहता है। अपनी तरफ से लिख दो, संसार को और सुंदर बनाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग कवि की पीठ पीछे बुराई करते हैं, कवि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। और लास्ट में लिख देना, दोनों पंक्तियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने ये लाइन लिख दी ना, मजा आ जाएगा। ये प्रश्न एक और तरीके से आता है, ढंग से सुनो। मैं आपको सीधा पहले उस प्रश्न पे ही ले जाता हूं। देखो, ये प्रश्न घुमा के भी आता है, ये बोर्ड एग्जाम में आई है। मैं सब पढ़ाऊंगा, पहले इस प्रश्न को देखो। आप देखो, ये देखो, इस प्रश्न को देखो, ये बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। देखो, ढंग से समझो। आत्म परिचय कविता के आधार पर कविता के परस्पर विपरीत से लगने वाले व्यक्तित्व का परिचय अपने शब्दों में। वही जिसमें कवि एक तरफ वही बात कह रहा था। देखो, आत्म परिचय कविता में परस्पर विपरीत कथनों से कवि क्या कहना चाहता है? वही विपरीत कथन क्या है? देखो, वही बात है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं और मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। देखो, सेम आंसर है। देखो, बोर्ड में उन्होंने प्रश्न घुमा दिया। देखो, वही है कि इस कविता में विपरीत लगते कथनों से कवि क्या कहना चाहता है। तो कौन से कथन आपको विपरीत लग रहे हैं? यही तो लग रहे हैं कि एक तरफ तो कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मैं जग का ध्यान नहीं करता। तो क्या कहना चाहता है? देखो, प्रश्न घुमा दिया, आंसर वही पहला वाला है। तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूं। देखो, विपरीत से लगते दो कथन कहीं पर भी आएंगे, वहां पे आपने यही बात लिखनी है। तो मैं यहां पर इसलिए पहुंच गया क्योंकि मैं आपको प्रूव करना चाहता था कि पहला क्वेश्चन घुमा के आ रखा है और कुछ घुमाया हुआ नहीं है। बात वही है कि इस चैप्टर में दो ही लाइन आई है जो विपरीत सी लग रही हैं। एक तरफ तो कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब वो संसार को बदलना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, लोगों की नफरत को समाप्त करना चाहता है, लोगों में भाईचारा बढ़ाना चाहता है, लोगों में प्यार बांटना चाहता है। लेकिन कुछ लोग उसकी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। तो कवि ऐसे लोगों के लिए यह बात कहता है। समझ में आ गया? तो इस प्रश्न को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आगे। अब अगला प्रश्न देखो, यह भी बहुत सरल है। जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? अब दाना और नादान का मतलब समझो। कवि कह रहा है जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान लोग भी रहते हैं। अब इसका मतलब समझो, एमसीक्यू में भी आ सकता है। दाना का अर्थ होता है ज्ञानी लोग और नादान का अर्थ होता है अज्ञानी लोग। समझ गए? दाना का अर्थ है ज्ञानी लोग और नादान का अर्थ है अज्ञानी लोग। और उसके नीचे लिख देना, बहुत सरल है, इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दाना का अर्थ है ज्ञानी लोग और नादान का अर्थ है अज्ञानी लोग। देखो, नादान का मतलब तो सभी समझ जाएंगे, अज्ञानी है, तो दाना का मतलब क्या हुआ? फिर ज्ञानी हुआ। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। उसके बाद लिख देना, इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वही सबसे बड़े अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन भर मोह माया के पीछे भागते हैं। समझो, इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरीके के लोग रहते हैं। अब जो मूर्ख है ना, वो तो मूर्ख ही है, लेकिन आज के समय में जो अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं ना, वो उनसे भी बड़े अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी होने के बावजूद भी वो लोग मोह माया, धन दौलत के पीछे भागते हैं। सही बात तो है। और कवि तो धन दौलत को लात मारता है। कवि के लिए धन दौलत की इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं। तो आप समझ गए, दाना का मतलब क्या है? ज्ञानी लोग। नादान का मतलब क्या है? अज्ञानी लोग। इतना याद हो गया? इसके बाद लिख देना, इस संसार में
क्या ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं इस संसार में। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वही सबसे बड़े अज्ञानी हैं, क्योंकि वो तो जीवन भर मोह माया के पीछे भागते रहते हैं। अब मूर्ख तो देखो मूर्ख है, उसकी बात मत करो, लेकिन जो लोग अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं ना, वही सबसे बड़े अज्ञानी हैं, क्योंकि वही लोग मोह माया धन दौलत के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, ये वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। मैं और जग और कहां का नाता, यहां पे और शब्द के अर्थ बताने, तो आप याद रखना 3 बार और शब्द आया है। पहले और का अर्थ है अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा, तीसरे और का अर्थ है अलग। बस इनको याद रख लेना आप। 3 बार और आया है ना, इसमें पहले लिखना पहले और का अर्थ है अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा, और तीसरे और का अर्थ है अलग। तो पहले और तीसरे और का अर्थ अलग हो गया, और बीच वाले का अर्थ है, मतलब ये और का अर्थ है तथा। डन। और फिर लिखना क्या है, देखो ढंग से समझो। कवि कह रहा है मैं और जग और कहां का नाता, यानी मुझ में और इस संसार में, जग माने होता है संसार, कहां का नाता। कवि कह रहा है भैया मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं है। पता वो क्यों कह रहा है ऐसे? समझो। वो इसलिए कह रहा है कि जो ये संसार है ना, ये मोह माया के पीछे भागता है, ये चापलूसी करने वाले लोगों की सुनता है, ये धन दौलत के पीछे भागता है, लेकिन मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसकी बेसिकली समझ में। यहां पे पहले और के अर्थ याद कर लो। पहले और का अर्थ है अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा, तीसरे और का अर्थ है अलग। तो सीरीज क्या हो गई? अलग तथा अलग, अलग तथा अलग। भैया ये पढ़ने वाली चीज, बाकी तो समरी हो गया। देखो कवि कहना चाहता है कि मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं है, क्योंकि ये संसार मोह माया के पीछे भागता है, लेकिन मुझे इस मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप लिख देना, और भी पॉइंट लिख देना। ये संसार मोह माया के पीछे भागता है, ये संसार धन दौलत के पीछे भागता है, ये संसार चापलूसी करने वाले लोगों की सुनता है। बस यही है। और कवि को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कवि को संसार में जितना मिला है वो उतने में ही खुश रहता है। क्लियर है? तो लिख दोगे पहले और का अर्थ है अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा, तीसरे और का अर्थ है अलग। और फिर वही लिख देना, कवि कह रहा है कि मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार मोह माया के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है, ऐशो आराम के पीछे भागता है, चापलूसी करता है, गद्दारी करता है, लेकिन मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो जितना मिला है मैं उतने में ही खुश रहता हूं। इसलिए कवि अपने आप को संसार से अलग मान रहा है इस संदर्भ में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतल वाणी में आग के होने का क्या मतलब है? अब समझो। शीतल वाणी, कवि कह रहा है कि भले ही मैं अपनी बात को ना बहुत मीठे शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर आग नहीं छिपी। आग का मतलब है क्रोध, क्रांति की आग, बदलाव की आग। समझो। तो इसमें पता क्या लिखना है? कवि कह रहा है, क्या है शीतल वाणी में आग का मतलब? देखो कवि कह रहा है कि मैं अपनी बात को कोमल शब्दों में कह रहा हूं, मीठे शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। कवि को भी ऐसे लोगों पर गुस्सा है, वही जो चापलूसी करते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, ऐशो आराम के पीछे भागते हैं, गद्दारी करते हैं, लोभ लालच करते हैं। ठीक है? तो कवि शीतल वाणी में आग का मतलब क्या है? समझो। कवि कह रहा है कि भले ही मैं अपनी बात को मीठे शब्दों में कह रहा हूं, आराम से कह रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे अंदर एक आग छुपी है और यह आग क्रांति की आग है। गुस्सा ही मत समझना कि कवि लोगों को पीटना चाहता है। क्रांति की आग का मतलब है कवि समाज को बदलना चाहता है। क्रांति का मतलब होता है रेवोल्यूशन, बदलाव। ठीक है? तो मेरे अंदर, कवि कह रहा है मेरे अंदर एक आग छिपी है। यही 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या बोला, क्या कह रहा था कवि? भले ही मैं अपनी बात को, कवि कह रहा है कि भले ही मैं अपनी बात को कोमल शब्दों में कह रहा हूं, आराम से कह रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। तो मेरे अंदर एक आग छिपी है और वो क्रांति की आग है। मेरे अंदर एक आग छिपी है और वो बदलाव की आग है। और कवि संसार की नफरत को, फिर वही लिखना है पुराने पॉइंट, कवि संसार की नफरत को समाप्त करना चाहता है, कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है, कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है। हिंदी पता क्या होता है? आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लोगे ना, आपके पास इतना कंटेंट होगा लिखने के लिए ना, वो प्रश्न यहीं से होगा। मैं कह रहा हूं ना, और सारे प्रश्न रिलेट ही करते हैं। देखो अगला है आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य का मतलब होता है इस चैप्टर में क्या बताया गया है, मतलब क्या क्या थीम है चैप्टर की, इस चैप्टर के टाइटल का क्या मतलब है। तो जहां पे ऐसे प्रश्न होंगे ना, बेसिकली ये जो आंसर है ना, ये कई क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हो। ऐड का मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए। जैसे आत्म परिचय कविता में बताया गया है कि
देखो मेन मेन पॉइंट है, कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है, कवि संसार को बदलना चाहता है, कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है, कुछ लोग कवि की बुराई करते हैं, कवि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता, कवि मोहमाया से दूर रहता है। क्लियर हो गया बात? तो वही है। तो इस कविता में कवि ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। तो आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य वही तो है कि कवि ने अपने बारे में बताया है, और क्या क्या बताया आपको सब पता है। अगला प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने बारे में क्या क्या बताया। देखो आ गया इससे पहले वाला प्रश्न, यहां पर वही है, कवि ने अपने बारे में क्या क्या बताया। मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को बताया। अब देखो मान लो ये प्रश्न आता तो आप कहते सर ने तो पढ़ा ही नहीं, तो अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को बताया। व्यक्तित्व माने होता है पर्सनैलिटी, तो आपको पता है कवि ने अपने बारे में क्या क्या बताया है, या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बताया है। तो दोनों प्रश्न सेम ही है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है, संसार को बदलना चाहता है, जो लोग उसकी बुराई करते हैं वो ध्यान नहीं देता, मोहमाया से दूर रहता है, कवि संतोषी है, उसको जितना मिलता है वो उतने में खुश हो जाता है, वो धन के पीछे नहीं भागता, कवि अपने मन के अनुसार चलता है, उसके मन में जो आता है वो वही सुनता है, लोगों की नहीं सुनता, और कवि सुख दुख में एक समान रहता है, वो इस जीवन रूपी नाव को आराम से एक जैसे बनकर तैरता है। तो कितनी सारी बातें एक्स्ट्रा बता दी मैंने कि कवि संतोषी स्वभाव का है, उसे जीवन में जितना मिला है वो उतने में खुश रहता है, वो सुख दुख में भी एक समान रहता है, आगे बस वो जीवन को मस्त होकर जीता है ना, और वो जीवन रूपी नाव में आराम से बहता चला जाता है। क्लियर हो गई बात? लोगों में प्यार बांटना चाहता है, संसार को बदलना चाहता है, जो लोग उसकी बुराई करते हैं उन पे ध्यान नहीं देता। कितनी बातें लिखने के लिए, और पॉइंट में लिखना। सीबीएसई बोर्ड में पॉइंट में लिख सकते, बच्चों को कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है, पॉइंट में लिखो आप। अगला प्रश्न वही है पहला वाला जो मैं बता चुका हूं कि इस चैप्टर में जो विपरीत से कथन आए उनका क्या मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न है, हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर से कवि क्या कहना चाहता है। अब ये पोयम की लाइन है, बहुत सरल है। भूपो मतलब होता है राजाओं के, प्रसाद का मतलब होता है प्रासाद है, ये वाला प्रासाद, पॉप ये आ की मात्रा भी इस पे, प्रासाद का मतलब देखो प्रसाद तो होता है जो मंदिर में मिलता है, और प्रासाद का मतलब है महल, भूप माने होता है राजा। अब कवि क्या कहना चाहता है समझो, बहुत इजी आंसर है, बस आप ये वर्ड याद रखना, ये भूपों के प्रसाद, इसका मतलब है राजाओं के महल। अब कवि क्या कह रहा है देखो, कवि कहना चाहता है कि मुझे रहने के लिए बस एक खंडर का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, मैं इसके लिए राजाओं के महलों को भी तोड़ सकता हूं। समझ गए? कवि कह रहा है मुझे रहने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, मैं तो एक छोटे से खंडर के टुकड़े के लिए भी क्या कर सकता हूं। देखो, हो जिस पर राजाओं के महल निछावर, मतलब मैं तो एक खंडर के छोटे से टुकड़े के लिए बड़े बड़े राजाओं के महल को भी छोड़ सकता हूं। तो इससे पता चलता है, फिर वही पॉइंट लिख दो जो आपने ऊपर लिखे, इससे पता चलता है कि कवि संतोषी है, उसे जितना मिलता है वह उतने में ही संतुष्ट हो जाता है, वो मोहमाया के पीछे नहीं भागता, वो धन के पीछे नहीं भागता, वो ऐशोआराम के पीछे नहीं भागता। देखो तो कितने रिलेटेबल लाइन हो गई, समझ में आ गया? भूपो के प्रसाद निछावर, भूपो के प्रसाद का मतलब है राजाओं के महल। अब जहां पे तुमने भूपो के प्रसाद देखा, इस समरी को लिख दो कि कवि कहना चाहता है कि मुझे रहने के लिए खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, मुझे रहने के लिए खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। खंडर कहते हैं टूटे फूटे घर को, मुझे खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, मुझे बड़े बड़े राजाओं के महल नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं ने तो वो महल कैसे बनाएंगे आपको पता ही है, मोहमाया के पीछे दौड़कर, धन दौलत। कवि कह रहा है मुझे रहने के लिए छोटा मोटा टूटा फूटा घर भी दे दो, एक खंडर भी दे दो, और उसके लिए मैं राजाओं के महल को भी छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि कवि संतोषी स्वभाव का है, उसे जितना मिलता है वो उतने में ही खुश रहता है, वो धन दौलत के पीछे नहीं भागता, मोहमाया के पीछे नहीं भागता, ऐशो आराम के पीछे नहीं भागता। बस अगला प्रश्न है, भव सागर को पार करने के लिए कवि क्या उपाय करता है। समझो, भव सागर का मतलब होता है, अब बच्चे बोलेंगे पता नहीं ये कौन सा सागर है। भव सागर का मतलब है संसार रूपी सागर। तो इस क्वेश्चन का मतलब पता क्या है, संसार रूपी सागर को कवि कैसे पार करता है, मतलब कवि संसार में कैसे जीता है, वही तो मतलब है। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कवि क्या क्या करता है, तो आपको मैंने बताया कवि क्या करता है। कवि संतोषी स्वभाव का है, वो ना धन दौलत के पीछे भागता है, ना वो ऐशो आराम के पीछे भागता है, उसे जितना मिला है वो उतने में ही खुश रहता है, वो सुख दुख में एक जैसा रहता है, वो एक तरीके से बहता जाता है। तो इसमें वही लिखना है। देखो, कवि कहता है कि लोगों को जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, मोह माया चाहिए, लेकिन कवि इन सबसे दूर रहता है। कवि तो संसार रूपी लहरों में मस्त होकर बहता है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एमसीक्यू में भी। कवि संसार रूपी लहरों में कैसे बहता है? मस्त होकर। इसका मतलब है कवि लाइफ को मस्त होकर जीता है। और कवि मोहमाया से दूर रहता है, उसे जितना मिलता है। देखो वही आंसर है, कुछ नहीं है। कवि इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करता है? कवि इस भव सागर को कैसे पार करता है? तो वही लिखना है कि कवि सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागता। लोगों को जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, लेकिन कवि को ये सब चीजें नहीं चाहिए। कवि को तो जितना मिलता है वो उतने में ही खुश रहता है। वो ना सुख सुविधा के पीछे भागता है, ना मोह माया के पीछे भागता है। उसे तो रहने के लिए भी एक खंडर का टुकड़ा, सबको मिक्स कर देना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से होगा मिलता जुलता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।